हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुलहरी हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आज अपन डिस्कस करेंगे एमएसएन के कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ग्लूकोमा इज लेफ्ट अनट्रीटेड इट लीड्स टू। इसमें पूछना चाह रहा है कि मतलब जो ग्लूकोमा है उसको अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो अपन इसमें जो फर्स्ट है ग्लूकोमा, उसमें होता क्या है। ग्लूकोमा में जो इंट्राओकुलर प्रेशर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें जो एक्वस ह्यूमर है उसकी अमाउंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। जो प्रेशर है वो ऑप्टिक नर्व है उसको डैमेज करता है, और जो ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की वजह से जो ग्लूकोमा है वो अगर अनट्रीटेड रहे तो वो ब्लाइंडनेस कोज कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है ब्लाइंडनेस। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोमा इन पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज में कार्सिनोमा होता है उसकी मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है। तो जो पेनक्रियाज का कार्सिनोमा है उसकी मोस्ट कॉमन साइट होती है, पेनक्रियाज का जो हेड होता है वो उसकी मोस्ट कॉमन साइट होती है। ये जो इमेज है इसमें भी दिखाई दे रहा है कि जैसे ये पेनक्रियाज का हेड पार्ट है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं पेनक्रियाज में कार्सिनोमा होने के। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कार्डियक मार्कर रेज्ड फेस्ट इन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। कि जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है एमआई, उसमें सबसे पहले कौन सा कार्डियक मार्कर इंक्रीज होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मायोग्लोबिन। जो मायोग्लोबिन है वो एक टाइप की प्रोटीन है, और जो मायोग्लोबिन है वो मोस्टली अपने जो कार्डियक मसल्स होती हैं उनमें और जो स्केलेटल मसल्स हैं उनमें मिलता है। जो मायोग्लोबिन है वो एमआई कोज होने के विद इन 1 आवर में उसकी अमाउंट रेज हो जाती है, और इसको जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट अपन नहीं मान सकते, और इसको जो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस है वो नहीं मान सकते, क्योंकि इसका मेन रीज़न है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपने जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनमें भी मिलता है। उसकी वजह से ये कन्फर्मेटरी नहीं माना जा सकता मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी सेंटर आर स्टिमुलेटेड बाई। कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो किसके द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है। तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो अपने पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा में प्रेजेंट होते हैं, और जो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बॉडी के अंदर बढ़ती है उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होता है बॉडी में। मतलब कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ी तो अपने ब्रेन में मैसेज जाएगा कि जो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ गई है, उसकी वजह से जो मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स हैं वो उस चीज़ को होम्योस्टेसिस करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक अस्थमा। जो क्रोनिक अस्थमा है उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। तो जो क्रोनिक अस्थमा है इसका मोस्ट कॉमन कॉज है एम्फाइसीमा। तो अपन बात करते हैं एम्फाइसीमा होता क्या है। तो एम्फाइसीमा में जो लंग्स के अंदर एयर सैक्स होते हैं वो डैमेज होते हैं और स्टेज हो जाते हैं। इसकी वजह से टाइम तक कफिंग और डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होती है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन फीमेल्स इन इंडिया। जो फीमेल्स हैं उनमें मोस्ट कॉमन टाइप का कौन सा कैंसर मिलता है इंडिया के अंदर। तो ये क्वेश्चन ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत सारी बार एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन इसमें जो डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री की वजह से कन्फ्यूज़न होता है। जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे कि इंडिया है उनमें इस क्वेश्चन का आंसर होता है सर्वाइकल कैंसर। और अगर इसमें डेवलप्ड कंट्री पूछा जाए, किसी भी डेवलप्ड कंट्री का नाम देके या सिर्फ डेवलप्ड कंट्री देके पूछा जाए, तो उस कंडीशन में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्रेस्ट कैंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजरी इन फर्स्ट 24 आवर्स इज। कि जो फर्स्ट 24 आवर्स हैं उनमें बर्न इंजरी में कौन सा मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बर्न इंजरी के अंदर जो बॉडी के अंदर फ्लूइड है वो प्रॉपर्ली रिटेन नहीं रह पाता, तो उसकी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर है वो फ्लूइड रिससिटेशन है। जो पहले 24 घंटे होते हैं उनमें अपन फ्लूइड बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल है उसको मेंटेन करते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि
काफ़ी बार पूछा जाता है, और उसमें क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है अपने फ्लूइड देके, और ये पूछा जाता है कि ये कितना जाएगा फेस टोन, जो बॉडी का परसेंटेज है बर्न का वो देके उसके बाद पूछा जाता है कि इसमें कितना फ्लूइड देंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला है पार्कलैंड फार्मूला। तो अगर पार्कलैंड फार्मूला है तो वो फ्लूइड अपन इजी से कैलकुलेट कर सकते हैं बॉडी के अंदर कितना फ्लूइड देना है। तो इसमें फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ बर्न सरफेस एरिया मल्टीप्लाई टोटल बॉडी वेट। टोटल जो बॉडी वेट है उससे मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज ऑफ बर्न एरिया को और 4 को। तो इसके बाद में इस फॉर्मूले से अपन जो बर्न इंजरी के फर्स्ट 8 होते हैं उनमें जो टोटल फ्लूइड है उसका हाफ देंगे, और जो नेक्स्ट 16 आवर होते हैं उनमें जो बचा हुआ हाफ है वो फ्लूइड अपन जो पेशेंट है उसको देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। तो इसमें ऑप्शन है फर्स्ट डीवीटी, सेकंड डायरिया, थर्ड है पेरिटोनाइटिस और फोर्थ है हाइपरटेंशन। तो जो अपन डायलिसिस है उसमें जब किडनी प्रॉपर्ली काम नहीं करती तो अपन डायलिसिस करते हैं, और जो डायलिसिस है उसके अंदर बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, कोई भी जो रॉ मटेरियल है, कोई भी जो अवशेष मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। ये काम किडनी का है। तो अगर किडनी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही तो उस कंडीशन में अपन डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस मोस्टली 2 टाइप के होते हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। तो इसमें पूछा है कि पेरिटोनियल डायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस में सब जो अपन पेरिटोनियल कैविटी होती है उसमें इन कैथेटर इंसर्ट करके उसमें अपन फ्लूइड कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में उसको वापिस बॉडी से ड्रेन करते हैं। तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं पेरिटोनियल कैविटी में। तो इस कंडीशन में जो कॉम्प्लिकेशन है वो होगा पेरिटोनाइटिस। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेल्स पाल्सी इज एसोसिएट विद द लीजन इन ऑफ। मतलब इसमें पूछ रहा है कि बेल्स पाल्सी किस चीज़ से जुड़ी हुई है। तो बेल्स पाल्सी में एक्चुअल में होता क्या है, बेल्स पाल्सी में अपने जो आधा फेस है उसकी मसल्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती, और जो फेशियल पाल्सी वो होता है। तो इसमें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो है अपने फेशियल नर्व है। तो फेशियल नर्व कौन सी होती है, 7th क्रेनियल नर्व है, वो फेशियल मसल्स की एक्टिविटी को प्रॉपरली करवाती है। तो जो बेल्स पाल्सी है उसके अंदर जो अपनी आईलिड्स हैं उनको अपन क्लोज करने में दिक्कत आती है, और जो माउथ है उसकी मसल्स भी प्रॉपरली काम नहीं कर पाती। तो जो माउथ है उसको क्लोज करने में डिफ़िकल्टी होती है, और इससे जो खाना खाने और पानी पीने में दिक्कत आती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कॉमनेस्ट कॉज ऑफ सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन। जो सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन है उसका मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है। तो सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन जो स्ट्रोक है उसी का एक टाइप है। सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन में मतलब जो अपने ब्रेन है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, और उसकी वजह से इस्कीमिया होता है। तो इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है एम्बोलिज्म। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी हाइड्रोसिपेलस। तो इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है ओवर प्रोडक्शन ऑफ CSF, सेकंड ऑप्शन है ऑब्स्ट्रक्शन इन CSF फ्लो, और थर्ड ऑप्शन है स्लो रीअब्जॉर्प्शन, और फोर्थ ऑप्शन है नन। तो इसमें मतलब कि जो हाइड्रोसिफिलस है ये बच्चों में जो इन्फेक्ट है उनमें कॉमनली मिलता है, और इसके अंदर जो CSF है उसका अमाउंट बढ़ जाता है। जो CSF है वो ब्रेन में ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, इसकी वजह से अपने जो हेड की साइज़ है वो भी इंक्रीज हो जाती है। और ये नहीं है कि सिर्फ बच्चों में मिलता है, ये एडल्ट लोगों में मिल सकता है। जो बच्चे हैं उनमें इसके जो मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम है उसमें ये कि जो रेपिडली हेड की साइज़ है वो बढ़ेगी। इसके अलावा जो वोमिटिंग भी हो सकती है, सीजर भी आ सकते हैं। और जो एडल्ट लोग हैं उनके अंदर इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं हेडेक है, डबल विजन भी हो सकता है जो डिप्लोपिया बोलते हैं, और पुअर बैलेंस होता है। तो इसमें इसका मोस्ट कॉमन जो कोज है वो होता है अपने ओवर प्रोडक्शन ऑफ CSF। जैसे कि इमेज में अपने को दिख रहा है
ये जो फर्स्ट वाली कंडीशन है वो नॉर्मल है, सेकंड वाली कंडीशन हाइड्रोसिफिलस की है। इसमें जो वेंट्रिकल्स हैं ब्रेन के उनकी साइज भी बढ़ जाती है, और जो अपने हेड की साइज़ है उसकी वजह से उसकी साइज भी बढ़ जाती है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिनल स्टोन, कि जो रिनल स्टोन है उनके मोस्ट कॉमन टाइप कौन से होते हैं। तो रिनल स्टोन में इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम स्टोन, सेकंड सिस्टीन स्टोन, थर्ड है मिक्स्ड स्टोन, फोर्थ है यूरिक एसिड स्टोन। तो इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन चारों ही टाइप की स्टोन मिलती हैं बॉडी में। जब जो स्टोन के पेशेंट होते हैं उनमें किसी भी टाइप की स्टोन मिल सकती है, लेकिन इसमें से जो मोस्ट कॉमन टाइप की स्टोन है वो है अपने कैल्शियम स्टोन। जो टोटल स्टोन होती है उनकी 70% कैल्शियम टाइप स्टोन ही मिलती हैं, और जो यूरिक एसिड स्टोन है वो 10% चांसेस रहते हैं, और जो सिस्टीन स्टोन है वो 1 to 2% चांसेस रहते हैं सिस्टीन स्टोन के। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनेस्ट साइट ऑफ फॉर पेप्टिक अल्सर इज, कि जो पेप्टिक अल्सर होता है उसकी कॉमनेस्ट साइट कौन सी होती है, कहाँ पे कॉमनली मिल सकता है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसोफेगस, सेकंड ऑप्शन है फंडस पार्ट ऑफ स्टोमक, थर्ड ऑप्शन है डिओडेनम, फोर्थ ऑप्शन है एंट्रल पार्ट ऑफ स्टोमक। तो जो अपने पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है उसमें होता क्या है, जो अपने स्टोमक की इनर लाइनिंग होती है उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, इसको अपन पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। जो और जो पेप्टिक अल्सर है उसका मोस्ट कॉमन साइन है, जो व्यक्ति है उसमें स्लीपिंग टाइम में अचानक से वो जगता है और वो अपर एब्डोमिनल पार्ट में पेन की कंप्लेन करता है। तो इसके जो मोस्ट कॉमन कोज हैं वो बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोराई है, और जो अपन NSAID किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो उसमें भी पेप्टिक अल्सर कोज हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीट रेगुलेटिंग सेंटर इज फाउंड इन, जो हीट रेगुलेटिंग सेंटर जो बॉडी के अंदर हीट का रेगुलेशन है वो सेंटर कहाँ मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है वो अपने हंगर को भी कंट्रोल करता है, हंगर के लिए भी जो रेगुलेटरी सेंटर है वो हाइपोथैलेमस ही है, और जो थ्रस्ट है उसके लिए भी जो कंट्रोलिंग सेंटर है वो हाइपोथैलेमस ही है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बर्न इंजरी, कि जो बर्न की इंजरी है उसका मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है केमिकल, सेकंड ऑप्शन है थर्मल, थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल, फोर्थ ऑप्शन है इनहेलेशन। तो इनमें से जो मोस्ट कॉमन टाइप की बर्न इंजरी मिलती है वो है थर्मल। थर्मल के कारण मोस्ट कॉमनली बर्न इंजरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्फी साइन इज एन इम्पोर्टेंट साइन एसोसिएटेड विद, तो जो मर्फी साइन है वो कौन सी डिजीज का साइन है, मतलब मर्फी साइन अपन कौन सी डिजीज में अगर पॉजिटिव है तो कौन सी डिजीज पेशेंट में मिलती है। तो मर्फी साइन में होता क्या है कि अपन पेशेंट को डीप ब्रीथिंग के लिए बोलेंगे, और डीप ब्रीथिंग करने के बाद में होल्ड करने के लिए बोलेंगे। उसके बाद में अपन पेशेंट के जो राइट साइड है, राइट साइड में जो ब्रीफ केज है वहाँ से अपन हाथ से दबाएंगे वहाँ उस पार्ट को, और उसके बाद में पेशेंट को जो गैस जो अपने होल्ड रेस्पिरेशन होल्ड किया हुआ है उसको नॉर्मली वापस छोड़ने के लिए और वापस इनहेल करने के लिए बोलेंगे। अगर उसी टाइम पेशेंट में पेन कंप्लेन होता है तो वो साइन मर्फी पॉजिटिव साइन है। इसमें पेन इसलिए होता है कि ये जो मोस्ट कॉमन कंडीशन है वो अपने कोलिसिस्टाइटिस में मिलती है। ये जो साइन है वो कोलिसिस्टाइटिस में मिलता है, और इसमें कोलिसिस्टाइटिस मतलब जो अपने गोल ब्लैडर होता है उसका इन्फ्लामेशन होता है। अगर गोल ब्लैडर को अपन प्रेस करेंगे तो इनहेल के टाइम में वहाँ पे पेन होगा और उसको मर्फी साइन पॉजिटिव बोलेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट साइन एसोसिएट है वो कोलिसिस्टाइटिस है। तो अपन मर्फी साइन से कोलिसिस्टाइटिस को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सी मेलिग्नेंसी मिलती है। तो जो चिल्ड्रंस हैं उनमें कॉमनली ल्यूकेमिया अपने को मिलता है। ल्यूकेमिया में क्या होता है, जो WBC है उनके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जो ब्लड में सेल्स के नंबर वो फिक्स हैं। तो उसके बाद में अगर WBC बहुत ज़्यादा क्राउडेड होगी तो उसकी वजह से जो प्लेटलेट्स और RBC अपने नंबर में कम हो जाएंगी,
और जो WBC बनी है वो भी प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो इमेच्योर होंगी, प्रॉपरली में उनमें मेचोरेशन नहीं होगा। उसकी वजह से अगर प्लेटलेट्स और RBC के नंबर कम हो जाएंगे तो जो बच्चा है वो फटीग रहेगा, और उसमें ब्रश करते टाइम जो गम्स हैं वहाँ से ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि जैसे पेशेंट में प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी तो ब्रश करते टाइम इजीली वो ब्लड को रोक नहीं पाएंगे गम्स में, और जो गम्स है वो वहाँ से ब्लीडिंग होगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पोजीशन द नर्स प्लेस ए इन्फेंट टू एग्जामिन थायराइड ग्लैंड, कि थायराइड ग्लैंड को जो इन्फेंट है उसमें एग्जामिन जो नर्स है वो किस पोजीशन में करेगी। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सुपाइन, सेकंड ऑप्शन है स्टैंडिंग, थर्ड ऑप्शन है प्रोन, फोर्थ ऑप्शन है सीटिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सुपाइन पोजीशन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज ए साइनोटिक हेड डिजीज। तो ये क्वेश्चन ऋषिकेश एम्स में पहले आ चुका है और काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो जो साइनोटिक हेड डिजीज़ है उसके अंदर जो प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं होता, जो इम्प्योर ब्लड है वो बॉडी ऑर्गन में सप्लाई होता है, उसकी वजह से जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें साइनोसिस दिखता है, मतलब ब्लू डिस्क्रिलेशन उनमें दिखता है। तो इनमें से जो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है वो है टेट्रोलॉजी और फेलोट। तो टेट्रोलॉजी और फेलोट में ये 4 डिजीज़ का कॉम्बिनेशन है। तो इनमें 4 डिजीज़ कौन कौन सी हैं, एक तो पल्मोनरी वाल स्टोनिसिस है, एक VSD है, एक अपने ओवर राइडिंग ऑफ अरोटा है, एक है इसमें राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। जो तो इसमें जो इसका जो मोस्ट कॉमन साइन है टेट्रोलॉजी फ्लोट का, उसमें अगर अपन एक्सरे या USG से देखते हैं तो जो हेड की शेप है वो बूट शेप की मिलती है। थैंक यू, आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट टाइम और क्वेश्चन अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।